वेलकम टू ब्राइट बोर्ड लर्निंग बच्चों। हमने लास्ट टाइम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाले चैप्टर में हमने कुछ प्रोसेसेस देखे थे जिसमें हमने इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझा था। ठीक है, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फ्लेसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस ये सब देखने वाले हैं। टर्जिडिटी और ये टर्जिडिटी का रोल क्या होता है प्लांट्स में, ये सब चीज़ें आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे और ये 2 पार्ट्स में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे का शुरू करते हैं, आगे का पढ़ते हैं। ये तो हुआ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और इम्बाइबिशन, ये 3 चीजें देखी। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब वाटर तो हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो मिनरल्स हैं, जब हमारा वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो हमने देखा रूट हेयर्स में जो सेल सैप है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट कैसे लेके जाएं? तो जो हमारे सेल हैं, है ना, रूट्स में जो सेल हैं उनमें क्या है, जो हमारे वैक्यूल्स हैं, ये जो वैक्यूल है इसमें सेल सैप में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ ऑलरेडी आयंस बहुत सारे हैं। अब हमें जो सराउंडिंग में सॉइल में आयंस हैं उनको कैसे लेके जाए, ये यहाँ ज़्यादा क्यों होते हैं, जिससे हमारी रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उससे क्या होगा, जब यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ गए, डिफ्यूज कर गए रूट्स में। लेकिन अब हम ये आयंस को और सॉल्ट्स को कैसे लेके जाएं, तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो आयंस हमारे मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एनर्जी का यूज करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल्स एनर्जी का यूज करते हैं। एनर्जी का मतलब ये एटीपी यूज करते हैं। ठीक है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसकी मदद से ये जो आयंस हैं ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट अंदर जाते हैं, इनको जबरदस्ती फोर्सेबली अंदर सेल में लिया जाता है। ठीक है, तो it is the passage of substances, salt or iron, from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration through the living cell membrane using energy from the cell। यहाँ पर एनर्जी यूज होती है। ठीक है, एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस एनर्जी की मदद से ये जो सॉल्ट और आयन है फोर्सेबली जबरदस्ती अंदर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि प्लांट्स आयंस और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है टर्जिडिटी एंड फ्लेसिडिटी। अब देखो जो ये प्लांट सेल है, हमारे जो ये प्लांट सेल है बेटा, ये क्या है, ये सभी प्लांट सेल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी फ्लूइड से सराउंडेड है। ठीक है, ये सेल्स, इनमें ऑस्मोसिस होता रहता है जब तक कि सेल सैप का कंसंट्रेशन हायर है देन द सराउंडिंग कॉन्सेंट्रेशन। जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसके कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में सेल सैप का कंसंट्रेशन जब तक ज़्यादा है तब तक क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऑस्मोसिस होता रहता है। ये एक कंडीशन होती है टर्जिडिटी, जब सेल और ज़्यादा वाटर नहीं ले सकता। ठीक है, ये फुल्ली डिस्टेंडेड है। कब तक होता रहेगा सेल, भाई एक पॉइंट तक ही तो होगा। तो कंडीशन व्हेन सेल कैन नॉट टेक इन मोर वाटर एंड इज फुल्ली डिस्टेंडेड इज कॉल्ड, और टर्जिड, जब फुल्ली डिस्टेंड मतलब पूरी तरह स्ट्रेच्ड है, उसमें पूरा अच्छे से वाटर उसने अंदर ले रखा है, तो वो कंडीशन कहलाती है टर्जिडिटी। ठीक है, इस समय सेल कहलाएगा द सेल इज टर्जिड। यहाँ पर जब सेल टर्जिड होता है उस समय जो सेल वॉल है, जो सेल के कंटेंट्स हैं, ये सेल वॉल पर एक प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो जो ये सेल के कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर का सारा साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल वॉल पे जब प्रेशर डालते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब इसी प्रेशर के अगेंस्ट वॉल भी सेल, जो सेल वॉल है ये भी क्या करती है, सेल कंटेंट्स पे एक प्रेशर लगाती है जिसे कहा जाता है वॉल प्रेशर। Pressure exerted by the cell contents on the cell wall is called turgor pressure
एंड सेल वॉल इन टर्न एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल कॉन्टेंट्स, और यही जो सेल वॉल है ये भी सेल के कॉन्टेंट्स पे एक प्रेशर लगाती है जिसे कहा जाता है वॉल प्रेशर. व्हेन सेल वॉल इज अनेबल व्हेन द सेल वॉल इज अनेबल टू बेयर टर्गर प्रेशर द सेल रप्चर्स. और जब ये सेल वॉल, ये टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है. टर्गर प्रेशर क्या है? जो हमारा सेल के कॉन्टेंट्स सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, ये टर्गर प्रेशर जब वॉल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सेल वॉल अब उस टर्गर प्रेशर को बेयर नहीं कर पाती है, तो सेल हमारा बर्स्ट कर जाता है. ठीक है, सेल रप्चर हो जाता है. इन टर्जिड स्टेट सेल इज इन बैलेंस स्टेट, और जब टर्जिड स्टेट में होता है तब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करे रखते हैं. तो टर्जिडिटी और फ्लेसिडिटी क्या होती है? जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा. जब सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, अगर हम इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक है, मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली सेल के, तो क्या होगा, जो भी वाटर है बाहर मूव कर जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना. ऐसे में क्या होगा, सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा. द साइटोप्लाज्म विल श्रिंक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल विड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल, है ना. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल से अलग हो जाएगी. ठीक है, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे सेल वॉल से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, हमारा सेल जो है श्रिंक कर जाएगा. इस स्टेट में हम सेल को कहते हैं फ्लैसिड स्टेट. ठीक है, इसे कहा जाता है फ्लैसिड स्टेट, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो सेल से वाटर है वो सॉल्यूशन में चला गया. ठीक है, वो वाटर कहाँ चला गया है, सॉल्यूशन में चला गया है. तो इससे हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर गया है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से विड्रॉ कर लिया है और श्रिंक हो गई है. तो ये कंडीशन कहलाएगी प्लाज्मोलिसिस, और ये स्टेट कहलाती है फ्लैसिड स्टेट. ये प्रोसेस होता है प्लाज्मोलिसिस और कंडीशन होती है फ्लैसिड स्टेट. जब अगर इसको वापस से हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, ठीक है, इसको हम वाटर में प्लेस कर दें सेल को, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, दोबारा से सेल के अंदर जाएगा, और ये जो सेल है ये हमारा वापस से स्वेल करके नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. ठीक है, वापस से अपनी टर्जिड स्टेट में आ जाएगा. इसे कहा जाता है, इस रिकवरी को, रिकवरी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलिसिस. ठीक है, रिकवरी ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि ये प्लाज्मोलिसिस का ऑपोजिट है. प्लाज्मोलिसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म हमारा श्रिंक करा था, वो वापस उसमें वाटर गया, वो टर्जिड स्टेट में आया और वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, तो उस स्टेट को रिकवर कर गया, तो उस चीज प्रोसेस को कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस. अब टर्जिडिटी का यूज़ कैसे करते हैं प्लांट्स, तो ये जो टर्जिडिटी होती है ये जो सॉफ्ट टिश्यूज है जैसे लीव्स हैं उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है, टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द ग्राउंड एज इन मशरूम एंड अ सीडलिंग. जो टर्गर प्रेशर है ये जैसे मशरूम है या सीडलिंग्स है, इसकी ही मदद से वो ग्राउंड को पुश करते हुए सॉइल में से बाहर निकल पाते हैं, है ना. तो यही टर्गर प्रेशर जो होता है उसी की मदद से जो हमारे सीडलिंग्स होते हैं ये बाहर सॉइल में से बाहर इरप्ट कर पाते हैं. टर्गर प्रेशर डेवलप्स रूट प्रेशर. रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस विच हेल्प्स द एसेंट ऑफ सेल सैप अपवर्ड थ्रू द स्टेम. जो हमारे रूट में सेल है वहाँ से जो सेल्स आपस में कांटेक्ट में है, जो आपस में सेल टू सेल क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है. रूट हेयर्स ने वाटर सॉइल से लिया, फिर वो नेक्स्ट सेल से क्या हुआ, अब वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया. ठीक है, रूट हेयर्स के सेल में वाटर आया, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हुई, ज़्यादा हो गई. जो नेक्स्ट सेल कांटेक्ट में है इसके कंपैरिजन में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये यहाँ ऑस्मोसिस हो जाएगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इसमें आ गई. फिर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो वाटर इसमें आ जाएगा. तो ऐसे ये एक सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता रहता है वाटर का, और इससे जो है वाटर
अंदर पहुंच जाता है जाइलम टिश्यूज तक हमारे, और जाइलम टिश्यू की मदद से ये फिर हमारे लीव्स तक पहुंचता है वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट होता रहता है। ये जो प्रेशर डेवलप होता है इसे कहते हैं रूट प्रेशर। ये रूट्स में एक प्रेशर डेवलप होता है टू द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस, और इसी से ही जो ये सेल सैप है, ये वाटर जो है ये अपवर्ड स्टेम में मूव करता है। तो कभी आप किसी प्लांट की अगर स्टेम को कट करके देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे एकदम से जो है वाटर का लॉस होने लगता है, कट पार्ट से सेल सैप बाहर आने लगता है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। ये वही रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर है जो उसमें एक राइज कर रहा था स्टेम में, है ना, वो बाहर निकलने लगता है कट करते ही। टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी टर्गर प्रेशर का काम यूज होता है, हेल्प होती है। एक चीज़ होती है टर्गर मूवमेंट, ये जैसे हमारा जो प्लांट होता है माइमोसा पुडिका या टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट जो होता है, इसकी अगर आप किसी भी लीव को टच करो तो इसकी लीव्स ऐसे ड्रूप करने लग जाती हैं। दिस इज ड्यू टू टर्गर मूवमेंट। इनको हम डिटेल में देखते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी। जो हमारा स्टोमेटा होता है ये गार्ड सेल से बना है, ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ये किडनी शेप 2 गार्ड सेल्स हैं। यहाँ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे गार्ड सेल्स में, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन अब ज़्यादा हो गया है, टोमेटा का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब जो ये गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनकी ये जो इनर वॉल होती है, ये जो ये कॉन्केव साइड जो वॉल है, ये क्या होती है, ये होती है थिक। ठीक है, थिक सेल वॉल होती है यहाँ पे। और जो आउटर साइड होती है, ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स आउटर साइड है, आउटर वॉल है, ये थिन होती है, ये थिन होती है और ये थिक होती है। तो होता क्या है, अब जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल्स में और इसमें भी फोटोसिंथेसिस हुआ, शुगर प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो जो हमारे और जो सराउंडिंग में सॉल्यूशन है उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो हमारा जो वाटर है वो अंदर मूव करेगा। तो जब इनमें वाटर आए तो क्या हुआ, ये स्वेल हो जाएंगे, टर्जिड कंडीशन में हो जाएंगे। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स एंड बिकम टर्जिड। नाउ दे बिकम मोर आर्च्ड आउटवर्ड एंड अपर्चर बिटवीन देम वाइडन्स। तो ये क्या होता है, ये बाहर की तरफ ऐसे ज़्यादा आर्च्ड हो जाते हैं और इनका जो अपर्चर है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ से फिर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जब रात में पानी की शॉर्टेज होती है, या तो रात में, ठीक है, क्योंकि सनलाइट नहीं है, दूसरा वाटर शॉर्टेज में, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये वापस फ्लैसिड कंडीशन में हो जाते हैं। मतलब इनमें से जो वाटर इनके अंदर गया था, स्वेल हुआ था, ये सब क्या हुआ, बाहर आ गया। ठीक है, वाटर बाहर आया तो ये वापस से फ्लैसिड कंडीशन में आएंगे और ये टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, एट नाइट और ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द लीफ, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड द इनर वॉल्स बिकम स्ट्रेट। ये जो इनर वॉल्स हैं ये वापस से स्ट्रेट हो जाती हैं और टोमेटा हमारा क्लोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं टर्गर मूवमेंट की टच मी नॉट प्लांट में, माइमोसा पुडिका। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर एट द बेस ऑफ द लीफलेट्स। जो ये लीव्स का बेस है, ये है ना, ये जो बेस होता है लीव्स का, इसे कहते हैं पल्विनस। ये दिख रहा है, ये स्वलन पार्ट, ठीक है, ये होता है पल्विनस। यहाँ से, या फिर ये जो लीफलेट्स का बेस है, यहाँ से जो हमारी लीव्स हैं वो ड्रूप कर जाती हैं। ठीक है, जैसे ही इनको टच किया जाता है, द टचिंग द लीव्स ऑफ द प्लांट लीड्स टू द लॉस ऑफ द टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे जो चाहे ये लीफलेट्स के बेस हों या यहाँ पे ये जो पीटियोल का बेस है ना, ये पल्विनस, यहाँ पे टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है और जैसे ही टर्गर प्रेशर खत्म होगा, जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर जाएंगी, वो झुक जाएंगी नीचे को, मुरझाई हो जाती हैं। टर्गर मूवमेंट्स आर ऑल्सो सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स को
खाते हैं उन प्लांट्स में देखा होगा जो लीव्स हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट उन लीव्स को टच करता है उनमें टर्गर मूवमेंट की वजह से वो लीव्स क्लोज हो जाती हैं और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर बंद हो जाता है. बेंडिंग मूवमेंट्स ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द सन एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इज ड्यू टू टर्गर प्रेशर. जो सनफ्लावर है उसमें जो सन है वो सन के टुवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही मूव करता रहता है उसका फ्लावर. और जो स्लीप मूवमेंट्स होती हैं लीव्स में, हमें बहुत सारे प्लांट्स में मिलेगा कि रात के टाइम में उनकी लीव्स ड्रूप कर जाती हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर. वहाँ पे टर्गर प्रेशर की वजह से ही वो मूवमेंट हो रहा है. रूट प्रेशर की हमने बात करी थी. तो रूट प्रेशर रूट्स में डेवलप होता है ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ वाटर brought about due to alternate turgidity and flaccidity of the cells of cortex and root hair cell, which help in upward pushing of the cell sap. मतलब एक सेल टर्जिड है, फ्लैसिड है. फिर टर्जिडिटी, तो जो टर्जिड सेल्स है उसमें वाटर ज़्यादा है, दूसरा फ्लैसिड है, तो जो टर्जिड से वाटर फ्लैसिड सेल में गया. फिर नेक्स्ट सेल फ्लैसिड है, वहाँ पे मूव करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से रूट हेयर सेल से लेकर के सेल्स अंदर तक जाइलम टिश्यू तक इस तरीके से पहुंचते हैं. ठीक है, रूट हेयर्स फिर कॉर्टेक्स और वहाँ से होते हुए जाइलम तक हमारे जो सेल सैप है इस तरीके से पहुंच जाता है. रूट प्रेशर इज बिल्ट अप ड्यू टू द सेल टू सेल ऑस्मोसिस इन द रूट टिश्यूज. जो रूट टिश्यूज में सेल से सेल में ऑस्मोसिस हो रहा है उसकी वजह से बिल्ट होता है. एक टर्जिड सेल नेक्स्ट सेल को प्रेस कर रहा है. ठीक है, उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ वाटर फ्लो इंक्रीज हो जाता है. जैसे ही वो नेक्स्ट सेल को प्रेस कर रहा है वहाँ पे वाटर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे वाटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी. वाटर एंटर्स द पोर्स ऑफ द थिक वॉल्ड सेंट्रली प्लेस जाइलम वेसल्स विद कंसिडरेबल फोर्स. अब जब एक टर्जिड सेल्स दूसरे नेक्स्ट सेल को प्रेस करता है तो वहाँ पे जो वाटर फ्लो है उसकी स्पीड तो इंक्रीज हुई और एक फोर्स के साथ ये जो वाटर है, जो जाइलम वेसल्स हैं उनके जो पोर्स हैं उसमें बहुत फोर्स के साथ एंटर करता है. ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से वो क्या है, वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है. दिस रूट प्रेशर हेल्प्स द वाटर टू बी पुश्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द लीव्स. तो वो इसी प्रेशर की वजह से लीव्स तक पहुंचता है. एक चीज होती है गटेशन. गटेशन क्या होता है, जो कई बार रूट प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कुछ प्लांट्स में कि हमें उसकी लीव जो वाटर है जाइलम के थ्रू होता हुआ क्या होता है, लीव्स की ये वेन्स में आ जाता है और यहाँ से होता हुआ लीव्स के मार्जिन से बाहर इस तरीके से ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी. द ड्रॉप ऑफ वाटर अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द लीव्स ड्यू टू एक्सेसिव रूट प्रेशर. इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो वाटर तेज़ी के साथ जाइलम से होता हुआ लीफ मार्जिन ये वेन्स में आता है और वेन से मार्जिन्स के थ्रू एक बाहर निकलने लगता है. ये मॉर्निंग में कई बार कई प्लांट्स में देखने को मिलेगा, जैसे टोमेटो, बनाना, ग्रास और फर्न्स में. अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, इट अकर्स थ्रू रूट हेयर्स. पूरा प्रोसेस समझते हैं. देखो, रूट हेयर से स्टार्ट हुआ. रूट हेयर्स में जो सेल सैप होता है वो हायर कंसंट्रेशन में होता है क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें सेल सैप में वो ज़्यादा है. तो कंपैरेटिवली जो बाहर है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्ट्स की, वहाँ वाटर ज़्यादा है. तो क्या होगा, थ्रू ऑस्मोसिस वाटर एंटर डिफ्यूज कर जाता है सेल्स में. ठीक है, occurs through root hairs as they contain cell sap with higher concentration of salts as compared to water present outside. तो रूट्स के बाहर जो वाटर प्रेजेंट है उसमें सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है, और जो अंदर सेल सैप है उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ रूट हेयर्स में डिफ्यूज कर गया ऑस्मोसिस के थ्रू. अब ये वाटर एक सेल से दूसरे सेल तक ऑस्मोसिस के थ्रू ही मूव करता जाता है. ठीक है, जो नेक्स्ट सेल होगा उसमें भी क्या होगा, वो ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा एज कम्पेयर टू दैट प्रीवियस सेल. तो उस सेल से वाटर जो है नेक्स्ट सेल में पुश हो जाता है और इस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल से होता हुआ वाटर जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है. यहाँ जाइलम वेसल से फिर ये अब इसको ये तो ऑस्मोसिस से हो रहा है लेकिन बाकी इनको पुश कैसे मिलता है, टर्जिडिटी एक्वायर्ड बाय द सेल्स इन द प्रोसेस आल्सो हेल्प्स टू पुश द वाटर अपवर्ड टू द जाइलम वेसल्स. अब जो ये टर्जिडिटी मिल रही है, जो ये सेल्स को मैंने आपको बताया था ना अभी पहले कि जो सेल्स में एक सेल दूसरे सेल पे, जब टर्जिड सेल दूसरे सेल पे नेक्स्ट सेल पे प्रेशर लगाता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है. तो जो वाटर है वो एक फोर्स के साथ नेक्स्ट सेल में एंटर होता है. तो वो काफ़ी फोर्स के साथ जाइलम वेसल्स में एंटर होता है और उसी फोर्स से वो
ऊपर लीव्स तक पुश होता है। ये तो हुआ वाटर का। और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं रूट से? मिनरल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था ना कि क्योंकि सेल सैप में ऑलरेडी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलोंग तो जा ही नहीं सकते हैं। अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिनरल्स को जाना है। सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन मिनरल्स की कम है एज कंपेयर टू द सेल सैप इन द रूट हेयर्स। तो इसलिए क्या होता है, जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, उनको कैसे ले जाया जाएगा? फोर्सिबली अंदर रूट में ले जाया जाता है, दैट इज थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एब्जॉर्ब होते हैं एज आयंस और एज सॉल्ट्स। तो अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि रूट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया, उसमें हमने कोई भी फ्रेश नया प्लांट था उसको हमने इसमें यहाँ पर निकाल के यहाँ पे लगा दिया, इसमें वाटर में रखा, टेस्ट ट्यूब में डाला, इसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया। ठीक है, एक लेयर छोटी सी ऑयल की, 1-2 ड्रॉप डाली। क्यों डाला है ऑयल? जिससे कि हमारा वाटर जो है वो सरफेस से यहाँ से इवेपोरेट ना हो। ठीक है, 1 सेकेंड हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट लिया, इसमें हमने कोई प्लांट नहीं लगाया। ठीक है, कंट्रोल में हमने कोई प्लांट नहीं डाला है। अब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि यहाँ जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें वाटर लेवल क्या हुआ है? कम हो गया है। और जो कंट्रोल था इसमें एज इट इज़ था, इसमें कोई वाटर लेवल कम नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ वाटर कहाँ गया? अगर इवेपोरेट नहीं हो रहा है तो क्या हुआ है? इसका मतलब जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू अपवर्ड कंडक्ट होता है। तो इसमें क्या किया, हमने एक मीडियम साइज प्लांट लिया, इसको एक बीकर में हमने एक सॉल्यूशन लिया, जिसमें हमने कौन सा एक पिगमेंट ऐड किया है, इओजिन। ठीक है, ये इओजिन पिगमेंट हमने वाटर में ऐड कर दिया, इससे क्या हुआ, पिंक कलर आ गया। और हमने इस प्लांट को इसमें डाल के कुछ टाइम रखा, फिर हमने इसके कुछ ट्रांसवर्स सेक्शंस बनाए। ठीक है, हमने रूट से, स्टेम से और लीव्स के कुछ सेक्शंस बनाए, और उनको जब हमने देखा तो हमें जाइलम जो है वो पिंक कलर में दिखाई दिया। ठीक है, जाइलम वॉज पिंक स्टेन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो, इससे क्या प्रूव हुआ, इससे हमें पता चल रहा है कि जो वाटर है, क्योंकि हमें वाटर रूट से यही वाटर तो जा रहा है जो जिसमें प्लांट है, तो ये वाटर जो है जाइलम के थ्रू कंडक्ट हो रहा है अपवर्ड। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि जाइलम के थ्रू ही वाटर कंडक्ट हो रहा है अपवर्ड। तो हमने क्या करा, एक हमने फ्रेश ऐसे स्टेम ट्विग ली। ठीक है, इसको हमने, इसके वन एंड को हम बीकर में वाटर के सॉल्यूशन में डिप रखेंगे, और बहुत केयरफुली, बहुत डेलिकेटली हम सिर्फ आउटर बार्क को रिमूव करा है। हमने यहाँ पे हमने आउटर बार्क को रिमूव करा है। ठीक है, और अंदर का पार्ट हम इंटैक्ट रखेंगे। सेकेंड ट्विग में हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बहुत केयरफुली अंदर का जो पार्ट है ये वाला, ये रिमूव करा है और आउटर पार्ट इंटैक्ट रखा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है रिंग बार्किंग और गर्डलिंग, ये होता है रिमूवल ऑफ द स्ट्रिप ऑफ बार्क इंक्लूडिंग फ्लोएम अराउंड द एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्री ट्रंक और ब्रांच। कोई भी ट्री ट्रंक है या मतलब ट्री स्टेम है या पूरी मेन स्टेम है या ब्रांच है, उसमें जो आउटर बार्क है सिर्फ उसको केयरफुली रिमूव किया जाता है, और अंदर जो जाइलम पार्ट है वो रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाता है गर्डलिंग और रिंग बार्किंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे रूट्स तक कट हो जाते हैं। ठीक है, रूट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ हमने जो आउटर फ्लोएम पार्ट है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हमारा जो फूड मटेरियल्स है उनको कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम द लीव्स टू द स्टेम एंड अदर पार्ट्स टू द रूट्स, है ना, फ्लोएम कंडक्ट करता है। तो इसलिए क्या होता है, ये हमने क्योंकि यहाँ पे बीच में से फ्लोएम हटा दिया, यहाँ पर जब फ्लोएम हट गया तो ये बीच में सिर्फ इतना पार्ट रह गया है। ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, अब इस सेटअप पे आते हैं कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, एक में हमने आउटर पार्ट रिमूव कर दी, सेकंड में हमने इनर पार्ट रिमूव किया है केयरफुली, आउटर पार्ट हमारा इंटैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने इस सेटअप को 2 दिन के लिए रखा, और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ये वाला सेटअप है, इसमें जो हमारी लीव्स हैं ये अच्छे से टर्जिड रहेंगी, लेकिन जो हमारा सेकेंड सेटअप था इसमें जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर गई। इसका मतलब जो हमने, ये जाइलम है,
आउटर पार्ट फ्लोएम था, इनर पार्ट जाइलम है, तो जाइलम ही वाटर को कंडक्ट कर रहा है प्लांट्स में लीव्स तक, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ जाइलम इंटैक्ट था तो वाटर लीव्स तक पहुँच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जाइलम हमने रिमूव कर दिया बीच में, तो क्या होगा, जो वाटर है वो कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा लीव्स तक, तो इसलिए लीव्स जो है वो ड्रूप कर जाएंगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू शो फूड फ्रॉम लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड्स थ्रू द फ्लोएम, कि जो फूड लीव्स में प्रिपेयर हुआ है वो फ्लोएम के थ्रू डाउनवर्ड्स जो है रूट्स तक कंडक्ट होता है। तो फ्लोएम कंडक्ट कर रहा है, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक प्लांट लिया कि उसकी हमने केयरफुली किसी स्टेम या ब्रांच पे से हमने आउटर बार्क रिमूव कर दी, ठीक है। ये वही जो हम बोलते हैं गर्डलिंग, ठीक है। और यहाँ पे केयरफुली आउटर बार्क रिमूव कर दी, जाइलम इंटैक्ट है। तो हम कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ऐसे थिक हो गया है, मतलब जो फूड यहाँ से आ रहा था वो यहाँ पर स्टोर होने लगा, और जो नीचे का पार्ट है वो जितना स्टोर्ड फूड था उसमें उसको यूज़ करके कुछ दिन तो सर्वाइव करेगा, उसके बाद जो प्लांट की रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, बिकॉज दे विल नॉट गेट द फूड, ठीक है, क्योंकि फूड यहाँ से नीचे पहुँच ही नहीं पा रहा है रूट्स तक। तो इसलिए जो लोअर पार्ट है ये इसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि फ्लोएम ही फूड को कंडक्ट कर रहा है लीव्स से रूट्स तक। अब कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप के लिए। एसेंट ऑफ सैप मीन्स जो वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब करा है वो किस तरीके से रूट से स्टेम्स के थ्रू होता हुआ जो लीव्स तक जा रहा है, वो क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं उसको पुल करने के लिए। देखो हमने प्रोसेसेस तो समझ लिए कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, ठीक है, हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, ठीक है, रूट ये टर्जिडिटी, फ्लेसिडिटी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमने ये प्रोसेसेस देखे। लेकिन कौन से फोर्सेस हैं जो इन प्रोसेसेस के बाद उस वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं। तो देखो एक तो होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर हमने देख ही लिया कि जो रूट्स में सेल टू सेल ऑस्मोसिस हो रहा है उससे जो एक प्रेशर डेवलप होता है, जो एक टर्गर प्रेशर से जो नेक्स्ट सेल को पुश कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है सेल, है ना, उससे जो एक जो वाटर का सैप का जो मूवमेंट है वो उसमें क्या होता है, वो एकदम से बहुत फोर्सफुली होता है। ये जो रूट प्रेशर होता है ये हर्बेशियस प्लांट, जैसे जो छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्पिनच हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें रूट प्रेशर ही काफ़ी होता है, जो कि जो वाटर है, जो सैप है, उसको जाइलम के थ्रू ही ऊपर लीव्स तक पुश करने के लिए। लेकिन जो लार्ज ट्रीज होती है जिनमें बहुत ऊंची ऊंची ट्रीज है वहाँ पे रूट प्रेशर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी हाइट तक वो वाटर को नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, इस टेंडेंसी को कहते हैं कोहेजन, ठीक है। तो इस कोहेजन टेंडेंसी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जब स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स के स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए, रिमूव हो गए लीव्स में से। तो उसी वाटर मॉलिक्यूल्स, जब एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था तो दूसरे को अपने साथ खींच रहा था, तो ये एक पुल बना रहे थे, खींचते जा रहे थे एक दूसरे से जुड़ते हुए। तो ये जो इस तरीके से वाटर जो है, जो वाटर लॉस हुआ वो अपने साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचता जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके से लीव्स में आ जाते हैं। ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन जॉइंड, वाटर इज पुल्ड अपवर्ड। जो वाटर लॉस हो रहा है तो वो अपने साथ खींच रहा है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो भी अपवर्ड मूव करेगा। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करते जाते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। एक होता है कैपिलैरिटी। जो जाइलम वेसल्स हैं इनका जो डायमीटर होता है बहुत पतला होता है। हम जो कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं अगर देखो उसमें वाटर जल्दी से मूव कर जाता है ना। तो नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल कॉजेज द वाटर टू मूव अप टू ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएटेड बाय वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है उसकी जगह लेने के लिए भी जो क्योंकि जाइलम का जो डायमीटर है, जाइलम वेसल्स का डायमीटर है वो बहुत कम है, तो उसमें क्या होता है, इजीली वाटर जल्दी से अपवर्ड मूव कर जाता है टू टेक अप द स्पेस। इसका स्पेस जो वाटर ऑलरेडी ट्रांसपिरेशन से लूज किया है उसका स्पेस लेने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली ऊपर मूव कर जाते हैं। चौथा फैक्टर फोर्स होता है अडहेशन।
This causes water to stick to the surface of the cells, thus drawing more water molecules from below, as water is lost from the leaf cells due to transpiration. क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्स के सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं एडहेशन की वजह से. एडहेशन होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैचमेंट, है ना, जो अट्रैक्शन होता है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के सेल्स पे स्टिक कर गए हैं, और इससे क्या होगा, ये नीचे से और वाटर को पुल करते जाते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हुआ है उसको ये कंपनसेट करते रहें, तो वो नीचे से और वाटर उसमें पुल होता जाता है. तो यहाँ 4 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंट ऑफ सैप के लिए. रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी ऑफ जो नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड एडहेशन. चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा. अ टर्जिड प्लांट सेल इज इन अ बैलेंस स्टेट. ये असर्शन है कि एक जो टर्जिड प्लांट सेल होता है वो एक बैलेंस स्टेट में होता है. मतलब यहाँ पर जो वॉल प्रेशर है और टर्गर प्रेशर है वो सेम है ना, वो इक्वल है. ठीक है. In a turgid cell, turgor pressure and wall pressure are equal and in the same direction. अब ये कह रहा है टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं. देखो टर्जिड प्लांट सेल बैलेंस स्टेट में है, ठीक है, ठीक है. ये अगर सेल है तो यहाँ पर जो ये वॉल पे प्रेशर लग रहा है टर्गर प्रेशर, और जो वॉल सेल के अंदर प्रेशर लगा रही है, ठीक है, वो इक्वल है. क्योंकि ये इक्वल है इसीलिए ये बैलेंस स्टेट में है. करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है. ये रीजन में कह रहा है कि ये इक्वल होते हैं, ठीक है, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल है, बट सेम डायरेक्शन में नहीं होते, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना. जो टर्गर प्रेशर है वो साइटोप्लाज्म वॉल पे लगा रहा है, और सेल वॉल जो सेल कंटेंट्स पे लगा रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ठीक है, तो रीजन हमारा फॉल्स है और असर्शन ट्रू है. A is true and R is false. This is the correct option. ठीक है, A is the correct answer. Next question है, deplasmolysis occurs when a plasmolysed cell is placed in. अगर plasmolysed cell है मतलब कि जो उसका साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर गया है, और वो किस सॉल्यूशन में रखा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में था, तभी तो सेल के कंटेंट्स श्रिंक कर गए होंगे, है ना. तो यहाँ पे वाटर बाहर आ गया, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. अब इसको डीप्लाज्मोलिसिस मतलब इसको रिवर्स करना है, तो क्या होगा, मुझे किस सॉल्यूशन में रखना है इस सेल को, मैं इस सेल को किस सॉल्यूशन में रखूंगी, मैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखूंगी. नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो रखना ही नहीं है, शुगर सॉल्यूशन में भी नहीं रखेंगे, है ना. और हाइपरटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, इसे टैप वाटर में रखेंगे, तभी तो डीप्लाज्मोलिसिस होगा. डीप्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मोलिसिस का रिवर्सल, है ना, उसका रिकवरी ऑफ द प्लाज्मोलिसिस, तो वो होती है डीप्लाज्मोलिसिस. तो वापस जो श्रंकन सेल है उसको वापस से टर्जिड स्टेट में लाने के लिए मुझे उसे टैप वाटर में रखना पड़ेगा. अब ये एक डायग्राम दिखाया है. इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द प्लांट सेल इज प्रेजेंट. ये प्लांट सेल किस कंडीशन में प्रेजेंट है, ये फ्लैसिड कंडीशन में प्रेजेंट है. यहाँ प्लाज्मोलिसिस हो रखा है, तो यहाँ क्या हुआ है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर मूव कर गए हैं, साइटोप्लाज्म हमारा श्रिंक कर गया है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेल है ये कौन सी कंडीशन में है, ये फ्लैसिड कंडीशन में प्रेजेंट है. दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन, और ये कब होती है, जब हमारा सराउंडिंग सॉल्यूशन क्या होगा, सेल के अंदर के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब दैट इज हाइपरटोनिक. ठीक है, तो सराउंडिंग सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है. तो यहाँ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, समझने की कोशिश करना. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.